माननीय साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में प्रांतीय विधायिका बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से जिसका शीर्षक है डॉक्टर अम्बेडकर साइमन कमीशन के साथ। इसी के तहत प्रांतीय विधायिका के अंतर्गत बाबा साहब निर्वाचन प्रणाली को नया रूप देने के लिए 3 महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में वो 3 महत्वपूर्ण सुझाव क्या हैं, हम आपको बताने वाले हैं। आज का अम्बेडकर संदेश पेज नंबर 51 से लेकर 54 तक हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से। बिना विलंब के आज के अम्बेडकर संदेश को अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि परिषद के वर्तमान गठन में यही खामियां हैं। इसका गठन 1919 में साउथ वेरो कमेटी ने किया था। कमेटी द्वारा तैयार किए गए ढांचे के स्वरूप को भारत सरकार ने दिनांक 23 अप्रैल 1919 के अपने 1919 के डिस्पैच संख्या 4 में स्पष्ट कर दिया था। डिस्पैच भारत मंत्री के नाम था। उसमें कहा गया था, कहा गया था, हूबहू हम आपके समक्ष रखते हैं। लिखा है इसमें पहले कि हम साउथ वेरो कमेटी की रिपोर्ट का ब्यौरेवार विचार करें। इससे पहले कि हम साउथ वेरो कमेटी की रिपोर्ट का ब्यौरेवार विचार करें, कुछ महत्व का एक प्रारंभिक प्रश्न सामने आ जाता है। जैसा कि आप देखेंगे कि कमेटी के कार्य को बहुत अधिक सीमा तक सिद्धांतों के प्रतिपादन की दिशा में मोड़ा गया है। उनके सामने जो विभिन्न समस्याएं आई, उन पर विचार करते समय उन्होंने अपने समाधान को सामान्य तर्कों पर आधारित करने के बजाय आमतौर से किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश की है। बाबा साहब आगे विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि मेरे साथियों ने मौजूदा ढांचे के मूल महत्व पर विचार करने का कष्ट नहीं उठाया है। इस बात में तो कोई शक नहीं कि उन्होंने ये सिफारिश की है कि मनोनयन की प्रणाली समाप्त कर दी जाए। मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन उसके अलावा उन्होंने निर्वाचन के समूचे ढांचे को ज्यों का त्यों रखा है, जैसे कि उस पर कोई एतराज ही ना हो। इस बारे में मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मैं कह चुका हूँ कि ये समूचा ढांचा ही दोषपूर्ण है और इसमें आमूल परिवर्तन किया ही जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि सुधारों का लक्ष्य अगस्त 1917 की घोषणा में बताया गया है। उसमें स्वशासी संस्थाओं की स्थापना के लक्ष्य की घोषणा की गई है। उस समय निर्वाचन का जो ढांचा खड़ा किया गया था, वह इसकी प्राप्ति की दिशा में केवल अधूरा ढांचा था। उसका औचित्य केवल इसलिए था कि उसमें यह स्वीकार किया गया था कि नौकरशाही के राज से लोक राज तक का संक्रमण काल जरूरी था। निर्वाचन के वर्तमान ढांचे को केवल इस अनुमान पर जारी रखा जा सकता है कि विभक्त शासन की वर्तमान प्रणाली चलती रहेगी। प्रतिनिधित्व की वर्तमान प्रणाली पूर्ण शासन से तनिक भी मेल नहीं खाएगी, अतः उसे तो ठुकरा ही दिया जाए। मौजूदा प्रतिनिधित्व प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने का एक और भी कारण है। सर्वत्र प्रतिनिधि सरकार का मतलब है पार्टी की सरकार। वास्तव में तो पार्टी की सरकार प्रतिनिधि सरकार का ऐसा अनिवार्य पुछल्ला है कि बखूबी कहा जा सकता है कि प्रतिनिधि सरकार केवल पार्टी सरकार के माध्यम से ही चल सकती है। सर्वोत्तम प्रकार की पार्टी सरकार वह होती है जो द्विदलीय प्रणाली के अधीन चले और स्थिर तथा उत्तरदायी सरकार सुनिश्चित कर सके। कार्यपालिका को उस हद तक उत्तरदायी बनाया जाए जितना कानून द्वारा उसे विधायिका के प्रति जिम्मेदार बनाया जा सकता है। परंतु यदि विधायिका का गठन इस प्रकार किया गया हो कि वह कार्यपालिका पर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रभाव न डाल सके, तो यह दायित्व तो नाम मात्र का होगा। स्थिर सरकार के लिए आवश्यक है कि कोई अनिश्चितता न रहे। कार्यपालिका के लिए अति आवश्यक है कि वह अपनी कार्यप्रणाली को इस प्रकार निर्धारित करे कि वह सदा किसी व्यवस्थित योजना नीति का पालन करे। लेकिन इसके लिए बहुमत का अडिग समर्थन चाहिए। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब द्विदलीय प्रणाली हो। ये समूह प्रणाली में संभव नहीं है। समूह प्रणाली के अधीन कार्यपालिका मतैक्य वाली बृहद सभा नहीं होगी, बल्कि उन समूहों के नेताओं के सिद्धांतों की पैबंद लगी गुदड़ी होगी जो सत्ता के फेर में अपनी निष्ठा दांव पर लगाने के लिए राजी हो गए हैं। ऐसी प्रणाली कदापि स्थिर सरकार के लिए जरूरी सतत समर्थन का आश्वासन नहीं दे सकती। इसका कारण यह है कि वहां निजी लाभ के लिए सदा ही समूह के हेरफेर का लोभ बना रहता है। वर्तमान परिषद प्रतिनिधित्व प्रणाली के कारण वर्ग के शब्दों में ये भानमती का पिटारा है जो आड़ी तिरछी व उल्टी पलटी बढ़ईगिरी का नमूना है। बेतुकी पच्ची गाड़ी की खिचड़ी है, बिना सीमेंट का फूल पत्तीदार फर्श है,
और सरकार के मित्रों और खुले शत्रुओं का बेतुका जमावड़ा है। छुई मुई और रेत के महल जैसी यह विधायिका द्विदलीय शासन प्रणाली को शायद ही स्वीकार कर सके। पार्टी प्रणाली के बिना न तो स्थिर और न ही उत्तरदायी सरकार होगी। निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करते समय समूह प्रणाली के मूल की छानबीन करनी ही होगी। इसका कारण है, बहरहाल निर्वाचन क्षेत्र में वे सांचे हैं जिनमें परिषद को ढाला जाता है। यदि परिषद का पुनर्गठन इस प्रकार करना है कि वह दक्षता से काम कर सके, तो जाहिर है कि सांचे का पुनर्निर्माण करना ही पड़ेगा। निर्वाचन प्रणाली को नया रूप देने के सुझाव देते समय मैंने 3 बातों का ध्यान रखा है। बाबा साहब बहुत महत्वपूर्ण सुझाव यहां पर देते हैं। कहते हैं निर्वाचन प्रणाली को नया रूप देना है। उसके सुझाव देते समय मैंने 3 बातों को ध्यान में रखा है। नंबर 1, भारत के बहुत से राजनेताओं के इस घातक भोलेपन से गुमराह न हो कि निर्वाचन प्रणाली केवल क्षेत्रता पर आधारित हो और देश की सामाजिक परिस्थितियों से उसका कोई रिश्ता नाता ना हो। इस बात का बाबा साहब ने ध्यान रखा। दूसरी बात, विशेष प्रतिनिधित्व के लिए किसी ऐसे आर्थिक या सामाजिक हित को मान्यता न दी जाए जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के जरिए प्रतिनिधित्व पा सकता हो। नंबर 3, यदि किसी हित को विशेष प्रतिनिधित्व का पात्र समझा जाता है तो प्रतिनिधित्व का तरीका ऐसा हो कि ऐसे हित के प्रतिनिधित्व को अलग समूह बनाने की छूट ना हो। ये 3 महत्वपूर्ण बातों का बाबा साहब ने ध्यान रखा है जब निर्वाचन प्रणाली को नया रूप देने की बात आई और बाबा साहब से सुझाव मांगे गए। तो मेरे साथियों, यहाँ पर ये 3 बातों का विशेष ध्यान बाबा साहब ने रखा। बाबा साहब कहते हैं कि इन 3 बातों में से दूसरी प्रत्यक्षता मताधिकार पर आधारित है। एक बात, दूसरी जो बात ध्यान रखने वाली बाबा साहब ने यहाँ कही है, हम पुनः रिपीट कर देते हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ लें। बाबा साहब कहते हैं विशेष प्रतिनिधित्व के लिए किसी ऐसे आर्थिक या सामाजिक हित को मान्यता न दी जाए जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के जरिए प्रतिनिधित्व पा सकता हो। बाबा साहब कहते हैं इन 3 बातों में से दूसरी, यानी कि जो अभी हमने आपको बताया, प्रत्यक्षता मताधिकार पर आधारित है। रिपोर्ट के एक और भाग में मैंने वयस्क मताधिकार को लागू करने की सिफारिश की है। वयस्क मताधिकार का पुरजोर समर्थन बाबा साहब करते हैं और लगातार बाबा साहब के समर्थन, लगातार बाबा साहब के हर रिपोर्ट में सुझाव देना और गवर्नमेंट के सामने इस तरह से अपने सुझावों को प्रस्तुत करना, वयस्क मताधिकार पर जोर देना, अंततः बाबा साहब ने सफलता अर्जित ही करी और वयस्क मताधिकार को हासिल किया। आज देश में जो युवा साथी 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेते हैं, उन्हें वयस्क मताधिकार मिल जाता है। वो मताधिकार कर सकते हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है, वो शिक्षित है या नहीं है, और साथ ही साथ वो जमींदार, अब तो जमींदारी व्यवस्था ही खत्म है, लेकिन एक समय जमींदारों को ही वोट देने का अधिकार हुआ करता था। वो चाहे इनकम टैक्स अदा करते हो या न करते हो, लेकिन उन्हें वोट का अधिकार है। बस एक ही शर्त है, वो ये है कि 18 वर्ष की उम्र उन्होंने पूरी कर ली हो और वो व्यक्ति पागल या दिवालिया ना हो। इस बात का बस शर्त, महत्वपूर्ण शर्त है, और ये बाबा साहब की हार्दिक इच्छा थी। बाबा साहब ने इसके लिए विशेष प्रयास किए, जैसा कि आप अम्बेडकर संदेश माध्यम से लगातार आप इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि मुझे यकीन है कि इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। ध्यान दीजिए कितना विश्वास था बाबा साहब को। बाबा साहब कहते हैं मैंने वयस्क मताधिकार को लागू करने की सिफारिश की है, मुझे यकीन है कि इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। मैंने अपनी सिफारिशों का आधार इसी को बनाया है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है और यदि सीमित मताधिकार प्रथा जारी रहती है, तो उस स्थिति में भिन्न सिफारिशें करनी होगी। इनका भी मैंने प्रस्ताव किया है। उपरोक्त कारणों से और अंतिम उल्लेख के अनुसार मेरा सुझाव है। 3 महत्वपूर्ण बातें एक बार पुनः यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि अगर वयस्क मताधिकार नहीं मिला, पहले तो कहते हैं कि वयस्क मताधिकार की जो मैंने सिफारिश की है वो हर हालत में मिल ही जाएगी। वयस्क मताधिकार हमारी सिफारिश को स्वीकार कर लिया जाएगा। ये बात बाबा साहब बड़े विश्वास के साथ कहते हैं। लेकिन बाबा साहब हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं। मान लीजिए वयस्क मताधिकार नहीं मिला तो क्या होगा? तो उस परिप्रेक्ष्य में अधिक से अधिक प्राप्त किया जाए समाज के लिए, तो उसके लिए भी बाबा साहब ने यहाँ सुझाव दिया। पहला, यदि वयस्क मताधिकार स्वीकार कर लिया जाता है तो मुसलमानों, दलितों
और आंग्ल भारतीयों के अतिरिक्त अन्य वर्गों को क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया ही जाएगा। दूसरी बात, यदि मताधिकार सीमित रखा जाता है, जैसा कि उस समय चल रहा था, मताधिकार सीमित 1920-21 के आसपास की घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो मताधिकार सीमित रखा गया था। बहुत कम लोग मताधिकार का प्रयोग कर पाते थे। यदि मताधिकार सीमित रखा जाता है तो मुसलमानों, दलितों और आंग्ल भारतीयों, मराठों, संबद्ध जातियों तथा श्रमिकों को छोड़कर बाकी के लिए मतदान क्षेत्रीय ही होगा। तीसरा बिंदु, ऐसा विशेष प्रतिनिधित्व सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों और आरक्षित सीटों के जरिए दिया जाएगा। श्रमिकों यानी कि मजदूरों को यह रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों से बने निर्वाचन क्षेत्र के जरिए दिया जाएगा। इन सुझावों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैं इसके पक्ष में हूं कि समूची वर्गीय निर्वाचक मंडल प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। यथा नंबर 1, इनामदारों और सरदारों। नंबर 2, व्यापार तथा वाणिज्य, चाहे भारतीय हो या यूरोपीय। नंबर 3, भारत के ईसाइयों। और नंबर 4, उद्योग के लिए। इसे सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों के साथ मिला दिया जाए, यानी कि इस आधार पर वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, मताधिकार नहीं होना चाहिए, निर्वाचक मंडल प्रणाली नहीं होनी चाहिए कि इनामदारों और सरदारों को वोट देने का अधिकार हो। व्यापार तथा वाणिज्य में जो अग्रणी भूमिका रखते हैं उनको दिया जाए, चाहे भारतीय हो या यूरोपीय हो। भारत के ईसाइयों और उद्योगों के लिए वोट का अधिकार दिया जाए, निर्वाचक मंडल की सुविधा उन्हें प्रदान की जाए। तो बाबा साहब कहते हैं इसे सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों के साथ मिला दिया जाए। ऐसी कोई बाधा नहीं है जो साधारण मार्ग से परिषदों में उनकी आवाज को सुने जाने से रोक सके। दूसरी बात यह है कि हालांकि मैं कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का समर्थन करता हूं, परंतु पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के जरिए उन्हें प्रतिनिधित्व दिए जाने के विरुद्ध हूं। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र और पृथक निर्वाचक मंडल दो चरम सीमाएं हैं जिनसे बचना ही होगा। इस अति अलोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र शासन प्रणाली लागू करने के लिए प्रतिनिधित्व की जो योजना बनाई जाए उसमें उक्त निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। आदर्श मार्ग है आरक्षित सीटों वाला संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। भाषा ने यहां पर देखिए आदर्श मार्ग बता दिया है, संयुक्त आरक्षित सीटों वाला संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। इससे कम पर्याप्त नहीं होगा और इससे अधिक सुप्रशासन के लक्ष्यों को ही विफल कर देगा। यूरोपीय समुदाय के मामले को मैं प्रत्यक्ष कारणों से अपवाद मानता हूं। उनके लिए विशेष निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन वे निश्चय ही सामान्य निर्वाचन क्षेत्र होंगे, वर्गीय निर्वाचक मंडल नहीं। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की पुरजोर समर्थन बाबा साहब करते हैं, पुरजोर यहाँ पर सिफारिश करते हैं। और आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इसी पर आधारित है। बाबा साहब ने आदर्श मार्ग क्या बताया है, जस्ट अभी हमने जिक्र किया है। जरूर आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश को आपने अंत तक वॉच किया, अंत तक सुना, इसके लिए हम तहे दिल से आपका साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता कि मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।